वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। फूड और कुकिंग बेस्ड फील गुड मूवीज के फैन जहां भी हो ना, प्लीज यहां पर हाजिर हो जाए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 2009 में रिलीज हुई एक बहुत ही स्पेशल कुकिंग बेस्ड मूवी जो कि दो रियल लाइफ स्टोरीज पर आधारित है। अब देखिए, इतना इंट्रो बहुत है क्योंकि मूवी बहुत ही लाजवाब होने वाली है। तो मूवी की शुरुआत होती है 1949 में फ्रांस में, जहां पर जूलिया नाम की औरत अपने देश अमेरिका को छोड़कर अपने पति के साथ फ्रांस आती है। वैसे जूलिया का पति एक डिप्लोमेट है जिसका नाम है पॉल। जूलिया के लिए फ्रांस देश, यहाँ की भाषा, यहाँ का माहौल सब कुछ नया है और उसको ये जगह काफी पसंद भी आती है। खासकर यहाँ के फूड वैरायटीज को देखकर वो दंग रह जाती है। फिर अपने पति के साथ वो कई रेस्टोरेंट्स में जाकर खाती भी है और सिर्फ खाने तक ही उसका इंटरेस्ट सीमित नहीं रहता, बल्कि वो उन डिशेस को बनाना सीखना चाहती है। चलिए, यहाँ से सीधे कहानी शिफ्ट होती है 2002 में। वैसे मैं पहले बता दूं कि ये मूवी पास्ट और प्रेजेंट के बीच में झूलती नजर आएगी आपको, और यही बात इस मूवी को और इंटरेस्टिंग भी बनाती है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम है ना वैसे भी। लेकिन अब आप एक बात याद रखिएगा, लगभग क्लाइमेक्स तक जब भी जूलिया को दिखाएंगे तो समझ लेना कि साल चल रहा है 1949 या 50 का। और हाँ, जब जूली को दिखाएंगे तो कहानी होगी 2002 की। यहाँ से सीधे 2002 में जूली को दिखाते हैं। वो अमेरिका के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नई आई है, और वो भी अपने पति के साथ। वैसे ही दोस्तों, जैसे 1949 में जूली आई थी अपने पति के साथ नई जगह पर रहने के लिए। अब जाहिर है कि यहाँ सब कुछ उसको भी नया लगता है और एडजस्ट करने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। जूली के पति का नाम है एरिक और वो एक मीडिया कंपनी में एडिटर है। जूली ने यहाँ पर एक जॉब भी कर ली है, लेकिन उसे उसका जॉब एकदम बोरिंग सा लगता है। जूली वैसे एक लेखिका भी बनना चाहती थी और उसने लिखा भी बहुत कुछ है, लेकिन पब्लिशर्स ना मिलने की वजह से उसने निराश होकर लिखना ही छोड़ दिया और नाम के वास्ते एक इंश्योरेंस कंपनी में ये जॉब कर रही है बस। असल में 9/11 के विक्टिम्स और उनके परिवार वालों से आए दिन कॉल्स आते रहते हैं और उन्हीं को अटेंड करना और विक्टिम्स के परिवार वालों से बात करना, यही उसका काम है दोस्तों। कभी कभी वो दुख के मारे रोने भी लगते हैं, तो जूली को भी रोना आ जाता है। बातें इमोशनल होती है। बहुत ही नरम दिल वाली और काफी इनोसेंट औरत है दोस्तों जूली। अब रोज इस तरह के कॉल्स को अटेंड करके वो दुखी भी बहुत हो जाती है, क्योंकि दिन भर ऐसी बातें सुनेगी तो दुख तो होगा ही। हाँ, एक बात है, जूली को कुकिंग में काफी इंटरेस्ट है। अब एक दिन एक दुकान पर चॉकलेट बन रही होती है, तो वो अंदर जाकर उसे बनाने का तरीका देखती है और घर आकर सेम चॉकलेट बनाती है। एरिक तो उसको खाकर जूली की काफी तारीफ भी करता है। वैसे जूली की कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कि बहुत ही वेल सेटल्ड है। जब वो जूली के घर पर आती है तो कहती है, मैं मैनेजर बन गई हूँ, मैं सेक्रेटरी बन गई हूँ, इतनी बड़ी पोजीशन पे हूँ, वगैरह वगैरह। अब पता है क्या दोस्तों, उनकी बातें सुनकर जूली को लगता है कि यार, मैं इनकी तरह लाइफ में आगे कब बढ़ूंगी। क्या आखिर तक उसे इंश्योरेंस कंपनी में रहना पड़ेगा क्या? उसकी एक फ्रेंड एनाबेल कहती है कि तुम काफी अच्छा लिखती हो और तुमने वो सब छोड़ा क्यों फिर? पब्लिशर नहीं मिला तो क्या हुआ, आजकल तो इंटरनेट पर कोई भी ब्लॉग लिख सकता है। अरे तुम अपने रोजमर्रा की लाइफ के बारे में, अपने दिल की बातें, इस तरह का कुछ भी लिख सकती हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी एक ब्लॉग लिखती हूँ और मेरे ब्लॉग्स को तो लोग काफी पढ़ते भी हैं, तुम भी ट्राई कर लो। और फिर जब जूली एरिक को ये बताती है तो वो तो कहता है कि ब्लॉग क्रिएट करना तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन तुम लिखोगी किस बारे में? क्या अपने कॉल सेंटर में जॉब के बारे में लिखोगी कि आज मुझे इस विक्टिम का कॉल आया और मुझे उससे ये जवाब देना पड़ा या ये बातें करनी पड़ी? जूलिया कहती है कि काम के बारे में लिखूंगी तो कोई नहीं पढ़ेगा, मैं काम करती हूँ, कुकिंग के बारे में लिखती हूँ। अपनी रोल मॉडल जूलिया के बारे में लिखूंगी कि उन्होंने मुझे किस तरह से इंस्पायर किया कुकिंग करने के लिए, है ना? बढ़िया आइडिया है ना? असल में दोस्तों, जूली की जो माँ है ना, वो जूलिया के काफी सारे रेसिपीज बनाती थी और अपनी माँ के जरिए ही जूली को जूलिया के बारे में पता चला और वो भी फिर जूलिया की रेसिपीज को ट्राई करने लगी। एरिक कहता है कि तुम जूलिया के बारे में लिखने के बजाय उनकी रेसिपीज का एक ब्लॉग क्यों नहीं लिख लेती? जूली को भी आइडिया जच जाता है और कहती है, हाँ, मैं जूलिया का हर रेसिपी बनाऊंगी और उस डिश के बारे में ही अपने ब्लॉग में लिखना शुरू करूंगी। एरिक भी बड़ा खुश हो जाता है और फिर दोनों मिलकर जूली के लिए एक ब्लॉगिंग वेबसाइट पर उसका प्रोफाइल बनाते हैं। एरिक कहता है, अरे लो, हो गया प्रोफाइल तैयार, आज से तुम एक ब्लॉगर हो और तुम्हारी राइटिंग का होता है शुभारंभ। इस तरह वो जूली को बहुत एनकरेज करता है। एंड जूली खुद के लिए भी एक चैलेंज रखती है कि एक साल के अंदर यानी 365 दिनों में वो जूलिया के बुक से उनकी सारी की सारी रेसिपीज यानी कि 524 रेसिपीज बनाएगी और उनके बारे में ब्लॉग में लिखेगी। दोस्तों, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए सीधा चलते हैं 1949 में जूलिया को दिखाते हैं, जो फ्रांस में अपने घर के आसपास के जगहों को एक्सप्लोर करने लग जाती है। वो मार्केट में हर दुकान में बिकती हुई चीजों को एक छोटी बच्ची की तरह देख रही होती है। उसको सब कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। एक जगह पर टोपी बनाई जाती है जिसको देखकर जूलिया को उसको सीखने का मन होता है। वैसे जूलिया के बारे में बताना हो तो वो एक बहुत ही अमीर परिवार को बिलोंग करती है। ऐसा कुछ नहीं है जो उसके पास है नहीं, फिर भी वो आराम से बैठना नहीं चाहती, बल्कि कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहती है ताकि उसका अपने दम पे कुछ हो। घर पर वो पॉल से कहती
कहती है कि मुझे टोपी बनाना सीखना है। अब पॉल तो हंस पड़ता है कि अरे टोपी बनाकर तुम करोगी क्या? जूलिया कहती है अरे टोपी बनाना कोई मामूली काम नहीं होता समझे, हर काम की अपनी अहमियत होती है, अब देखना मैं तो सीख कर ही रहूंगी। पॉल कहता है ठीक है बाबा, तुम्हें जो करना है करो, बस हाँ हमेशा खुश रहो। जूलिया भी यहाँ से टोपी बनाने की कला को सीखने जाती है। अब शुरू में तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन बाद में उसे उस काम में बोरियत आने लग जाती है और वो कोर्स से निकल जाती है। फिर पॉल भी चिढ़ाता है कि क्यों, अब क्या हो गया, तुम टोपी बनाने के लिए उछल रही थी ना पहले। जूलिया कहती है मुझे वो काम बोरिंग लगने लग गया है, इसीलिए छोड़ दिया, मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव ट्राई करना है। वैसे दोस्तों पॉल और जूलिया की शादी को 3 साल हो चुके हैं और इनकी लेट मैरिज हुई थी, लगभग 35 साल की उम्र में। इनके फिलहाल तो कोई बच्चे नहीं है। किसी और को बच्चों के साथ देखकर जूलिया उदास हो जाती है कि काश मेरे भी बच्चे होते, लेकिन पॉल उसको मायूस नहीं होने देता और उसे उसकी दिलचस्पी के हिसाब से दूसरे कामों के लिए एनकरेज करता रहता है। अब जूलिया तो इतनी बोर हो चुकी थी कि वो क्लब्स वगैरह में जाकर दूसरी औरतों के साथ वहां ताश तक खेलना शुरू कर देती है, पर वहां भी जूलिया का दिल नहीं लगता। आखिर जाती है वो एक बुक शॉप में और फ्रेंच डिशेस की कोई बुक मांगती है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो सारे के सारे बुक्स फ्रेंच में होते हैं, एक भी इंग्लिश में नहीं होता। जूलिया को तो फ्रेंच आती नहीं, तो वो निराश होकर घर आ जाती है। पर हाँ, उसके बर्थडे पर पॉल उसको एक कुक बुक गिफ्ट करता है। अब ताज्जुब की बात तो यह है कि वो भी फ्रेंच में होती है। जूलिया भी परेशान कि अगर यही बुक खरीदना था तो मैं उस बुक शॉप से खरीद लेती। खैर अब रहना तो फ्रांस में है तो क्यों ना फ्रेंच सीख ली जाए, यही सोचकर वो पॉल से फ्रेंच सीखने लग जाती है। अब क्योंकि पॉल इस देश में एक डिप्लोमेट है, उसे फ्रेंच बढ़िया आती है, तो वो धीरे धीरे जूलिया को फ्रेंच सिखाना शुरू कर देता है। दोस्तों अब आ जाइए 2002 में जूली के पास। जूली जूलिया की रेसिपी बुक का हर डिश बनाने लग जाती है। वो अंडे से कोई रेसिपी बनाती है, हालांकि उसे अंडा पकाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जूलिया के बुक से कई नए डिशेस भी सीखती है और उसको हैरानी भी होती है कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं क्या जिनके बारे में मैंने आज तक सुना नहीं। बताओ, ये सारी चीजें वो अपने ब्लॉग में लिखती है। फ्री टाइम में मार्केट में टहलने जाती है और वहाँ की हर सब्जी, फल, फूल, पत्ते, हर चीज को बहुत ही चाव से जांचती है। और इन सारे एक्सपीरियंसेस को पाने के लिए उसको क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ती है दोस्तों, ये सारी चीजें भी वो अपने ब्लॉग में लिखती है। अब इस तरह से वो अंडे से डिशेस तो बना देती है, हालांकि उसको अंडा पसंद नहीं, लेकिन बिना टेस्ट किए उसके बारे में वो ब्लॉग में लिख नहीं सकती ना। इसीलिए उन डिशेस को टेस्ट करने के लिए वो अपनी फ्रेंड अनाबेल को बुलाती है और वाकई में जूली ने बढ़िया डिश बनाया होता है। उसका रिएक्शन देखकर जूली की तबीयत खुश हो जाती है और बड़ी कॉन्फिडेंटली उस रेसिपी के बारे में और उसको बनाने के तरीकों के बारे में अपने ब्लॉग में लिखती है। इसी तरह लगभग 42 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब तक जिन डिशेस के बारे में जूली ने ब्लॉग में लिखा था ना, उनको एक भी व्यू नहीं मिला यार। ये दिक्कत हो गई। अब काम के दौरान भी जूली अपने ब्लॉग को चेक करती रहती है कि कोई व्यूज कमेंट्स आए कि नहीं, और तब अचानक एक कमेंट आता है जिसको देखकर जूली की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। लेकिन ये देखिए दोस्तों, कमेंट किया था जूली की माँ ने कि बेटी मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई तुम्हारा ब्लॉग देख भी रहा है, देखना तो दूर कोई इस ब्लॉग की तरफ झांक भी नहीं रहा, ये बेकार का काम छोड़ो और ऑफिस का काम करो। अब ये देखकर तो जूली को बड़ा गुस्सा आता है कि मम्मी को ही कमेंट करना था क्या। दोस्तों 1949 में आ जाइए। यहाँ जूलिया एक फ्रेंच कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लेती है, लेकिन वहाँ जूलिया को लगता है शौक, क्योंकि पानी उबालना, उबले अंडे बनाना, चाय बनाना, यही सब सिखाया जाता है। ऐसा इसीलिए कि उस जमाने में साधारण घर के लोग कुकिंग सीखने नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें घर में ही इसकी शिक्षा मिल जाती थी। सिर्फ कुछ बड़े घर के लोग जिन्हें किचन में जाकर पानी उबालना, अंडा बनाना, चाय बनाना तक नहीं आता था, सिर्फ वही इस तरह की कुकिंग क्लासेस में आते थे। पर नहीं, अपनी जूलिया को तो ये सब आता है, उसको हाई लेवल कुकिंग सीखनी थी। उनकी शेफ बताती है कि अगर तुम्हें वो सब सीखना है तो तुम्हें प्रोफेशनल शेफ्स के साथ सीखना होगा और वहाँ तुम अकेली औरत रहोगी, ये भी याद रखना, और वो क्लासेस भी जरा एक्सपेंसिव होते हैं। जूलिया कहती कोई बात नहीं, मुझे तो वही सीखना है बस। दोस्तों अगले सीन में जूलिया उस प्रोफेशनल कुकिंग क्लास में जाती है। वहाँ रेस्टोरेंट्स में काम करने के लिए मेल शेफ्स बड़ी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, लेकिन जूलिया तो बिंदास उनके बीच जाकर सीखने लगती है। हाँ, वैसे शुरू में तो जूलिया को उनकी तरह प्रोफेशनली काम करना नहीं आता, क्योंकि वैसे तो वो यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग काम करने के इरादे से आई थी ना। मेल शेफ्स तो प्याज भी खटखट खटखट खट बड़ी तेजी से और बारीक काटते हैं, लेकिन जूलिया से वो सब नहीं होता। पर एक बात है दोस्तों, जूलिया गिव अप नहीं करती, बल्कि घर आकर ढेर सारे प्याज काट काट कर प्रैक्टिस करती रहती है। और फिर अगले दिन क्लास में उन सारे मेल शेफ से ज्यादा तेज और बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्याज काट पाती है वो। फिर एग स्क्रैम्बल, ऑमलेट, लॉबस्टर को सही तरीके से कट करना, इस तरह के सारे काम वो एक प्रोफेशनल की तरह करती है। और इससे क्या होना था, वहाँ के ट्रेनी शेफ्स बौखला जाते हैं। कुकिंग क्लासेस के साथ साथ वो यहाँ पर सीखी हुई रेसिपीज को भी लिख लेती है। अपने किचन में वो तरह तरह के डिशेस बनाती है और उन डिशेस की रेसिपीज को लिखना भी शुरू कर देती है। एक तरफ कुकिंग रेसिपीज तो दूसरी ओर अपने पति के साथ एक हैप्पी लाइफ जीना। इस तरह से जूलिया की लाइफ बड़ी मस्त चल रही होती है। उसके कामों में पॉल उसकी काफी मदद भी करता है। दोस्तों आ जाइए 2002 में जूली के पास। जूली जूलिया की लिखी हुई रेसिपीज को एक एक करके बनाती जाती है और उन रेसिपीज को बनाने के एक्सपीरियंस के बारे में अपने ब्लॉग में लिखना जारी रखती है। इतना ही नहीं, वो जूलिया की एक बायोग्राफी भी पढ़ती है।
वैसे आज जूली बहुत ही खुश है, पता है क्यों? क्योंकि उसके ब्लॉग में 12 कमेंट्स आए हैं और एक रीडर ने तो उसकी सॉस रेसिपी को बनाकर जूली को पार्सल भी किया होता है। इस खुशी को वो एरिक के साथ भी शेयर करती है। इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं और इसी बीच जूली ने जूलिया के 103 डिशेस बनाकर अपने ब्लॉग में भी उनके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये थी कि अभी तक के डिशेस तो सिंपल थे, लेकिन आगे की रेसिपीज में जूली को चिकन, बीफ, लॉबस्टर वगैरह को कट करके तरह तरह के डिशेस बनाने होंगे, जो थोड़ा टफ होने वाला है। पर जूली को पशु पक्षियों को इस तरह काटना भी तो अच्छा नहीं लगता, ये भी तो समस्या है। वो बड़ी दुखी होती है और अपने ब्लॉग में लिखती है कि कल मैं लॉबस्टर का एक डिश बनाने वाली हूँ। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल मैं एक लॉबस्टर का कत्ल करूंगी। लॉबस्टर खरीदने के लिए वो एरिक के साथ मार्केट जाती है, लेकिन उसका साइज, उसकी चिमटियां देखकर जूली तो डर जाती है और सोचती है कि लोग ये सारी चीजें खा कैसे लेते हैं। आखिर वो एक लॉबस्टर खरीद कर ला रहे होते हैं तो पीछे से उसकी आवाज को सुनकर जूली कहती है, ये तो प्रेडेटर मूवी का एलियन लग रहा है, इसे मैं कैसे पकाऊंगी समझ नहीं आ रहा। खैर फिर घर आकर जूली जूलिया का बुक रेफर करती है, लॉबस्टर का वध किस तरह से किया जाए ये देखने के लिए। एरिक चुप नहीं रहता, वो जूली को लॉबस्टर किलर कहकर चिढ़ाता रहता है। फिर दोस्तों वो लॉबस्टर से माफी मांगती है कि मेरे हाथों बड़ा पाप होने वाला है, मुझे नरक में मत भेजना भगवान। आखिर बहुत ही हिम्मत करके जैसे तैसे वो लॉबस्टर को गर्म पानी में डालकर बर्तन पर ढक्कन रख देती है, पर कुछ ही देर में झट से ढक्कन उठता है तो जूली तो डर के मारे वहां से भागी खड़ी होती है। इस तरह दोस्तों लॉबस्टर कुकिंग में काफी मस्ती होती है इनकी, और ये सारी चीज भी जूली अपने ब्लॉग में लिखना नहीं भूलती। फिर जूली का बर्थडे आता है और वो एकदम जूलिया की तरह ड्रेस पहनकर अपने फ्रेंड्स का स्वागत करती है। सभी जूली की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि अब उसका ब्लॉग काफी हिट हो रहा था, लोग उसके ब्लॉग्स को पसंद कर रहे थे और उसके लिखने का स्टाइल भी उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। एक दिन ऑफिस में जूली अपनी फ्रेंड को बताती है कि सुनो ना, आज मेरे ब्लॉग पर पता है 52 कमेंट्स आए हैं। ये कहते कहते जूली को बड़ी खुशी होती है और इसी बीच एरिक उसको कॉल करके बताता है कि सुनो, कुकिंग ब्लॉग्स में तुम्हारा ब्लॉग 3rd पोजीशन पर है। सुनकर तो जूली की खुशी दोगुनी हो जाती है। अपने ब्लॉग की वजह से जूली की लाइफ में खुशियां भर गई और इसका खास कारण है जूलिया। उसी के इंस्पिरेशन से जूली ये सारी चीज कर पाई है। अब दिखाते हैं दोस्तों जूलिया को, जिसकी मुलाकात सिमका नाम के कुकिंग स्पेशलिस्ट से होती है। जूलिया की प्रैक्टिकल कुकिंग क्लासेस खत्म हो चुकी है और अब उसको एक रिटन एग्जाम लिखना है जो कि फ्रेंच में होगा। वैसे अभी तक तो जूलिया काफी हद तक फ्रेंच सीख चुकी थी और वो एग्जाम भी पास करके उस कोर्स का सर्टिफिकेट भी ले लेती है। दूसरी ओर जूली को दिखाते हैं। जूली को कुकिंग ब्लॉग्स लिखते लिखते 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसने सिर्फ 130 डिशेस ही बनाई क्योंकि ये सारे काफी मुश्किल रेसिपीज हैं। प्रेजेंट में वो बीफ फ्लेवर वाला कोई डिश बना रही है, लेकिन वो जूलिया की रेसिपी जैसा नहीं बन पाता। इसी वजह से जूली काफी डिप्रेस्ड हो जाती है और उसे खुद पे गुस्सा भी आता है। तब एरिक उसको कहता है कि अरे इसमें टेंशन होने की क्या बात है, तुम रेसिपी को बनाओ या ना बनाओ किसी को पता थोड़ी ना चलेगा, तुम बस रेसिपी का नाम लिखो और कहो कि मैंने बनाया और बड़ा स्वादिष्ट निकला, बस खत्म। जूली कहती है कैसी बातें कर रहे हो, मैं अपने ब्लॉग में इस तरह झूठ नहीं लिखूंगी। अरे मेरे रीडर्स ना भी जान पाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जूलिया भी मेरे ब्लॉग्स पढ़ती हो, उन्हें तो पता चल ही जाएगा कि मैं झूठ लिख रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। और तो और मेरे ब्लॉग का नाम है जूली एंड जूलिया कुकिंग प्रोजेक्ट, इसलिए मुझे लगता है कि जूलिया जरूर मेरे ब्लॉग पढ़ रही होगी। देखो मैं हरगिज झूठ नहीं लिखूंगी, मैं तो जूलिया के सारे डिशेस खुद बनाऊंगी और उन एक्सपीरियंसेस को ही अपने ब्लॉग में लिखूंगी, सिंपल। उसकी बातें सुनकर एरिक की तो बोलती बंद हो जाती है और जूली के लिए उसकी इज्जत बढ़ जाती है। इसके बाद जूली काफी सारे डिशेस बनाती है, लेकिन एक के बाद एक फ्लॉप होता जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो किचन के फर्श पर लेटकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। असल में एक साल में उसने 524 डिशेस बनाने की ठानी थी, लेकिन 4 महीने में वो सिर्फ और सिर्फ 130 डिशेस ही ट्राई कर पाई है। बाकी के डिशेस इतने कम समय में और वो भी सही तरीके से बना पाना उसके लिए नामुमकिन हो गया है, इसीलिए वो बहुत ही डिप्रेस्ड है। लेकिन तब उसके डिप्रेशन की दवा बनकर आता है एक फोन कॉल। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक फूड राइटर उसे कॉल करके कहती है, देखिए मैंने आपके सारे ब्लॉग्स पढ़े हैं, काफी इंटरेस्टिंग लगे मुझे। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से मैं आपको एक डिनर पार्टी में इनवाइट करना चाहती हूँ, वहाँ एक सरप्राइज सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात होगी, आप जरूर आना, डिटेल्स में भिजवा दूंगी। ओह, ये सुनकर जूली को फिर जोश आ जाता है और उसको ये जानने की उत्सुकता भी होती है कि वो सेलिब्रिटी है कौन। कहीं ये लोग मेरे रोल मॉडल जूलिया को तो नहीं इनवाइट कर रहे, ये उसके दिमाग में ख्याल आता है। वैसे उसका चेहरा भी खिल जाता है ये सोचकर कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत मजे आने वाले हैं। यहाँ से जूलिया को दिखाते हैं तो यहाँ पर जूलिया, सिमका और उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम सोफिया है, तीनों मिलकर कई डिशेस बनाती है और उनकी रेसिपीज भी नोट कर लेती है। तीनों मिलकर 3 लड़कियों को कुकिंग सिखाती भी है। एक दिन जूलिया अपने किचन में कुक कर रही होती है और तब उसको उसकी
छोटी बहन का खत मिलता है जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। उसने लिखा होता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये जानकर जूलिया को खुशी तो होती है लेकिन इस बात का दुख भी होता है कि वो खुद मां नहीं बन पाई। बताओ, वो टूटकर रोने लग जाती है। तब पॉल उसको शांत करता है। फिर जूलिया, सिमिका और सोफिया मिलकर अपनी रेसिपीज को पब्लिश करने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वैसे फ्रांस में फ्रेंच डिशेस का कुक बुक इंग्लिश में पब्लिश करना काफी मुश्किल काम था। शायद ही कोई उसे पब्लिश करेगा, ये उनकी टेंशन होती है। दूसरी ओर जूली को दिखाते हैं। जूलिया के मुश्किल से मुश्किल रेसिपीज को बार बार ट्राई करके उन्हें ठीक से बनाने में सफल होने लग जाती है। वो सिर्फ अपनी सफलता ही नहीं बल्कि उन एक्सपीरियंसेस को भी अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करती है जो कि डिश को गलत बनाने पर उसको मिले थे। जी हाँ दोस्तों, अब जूली के ढेरों फॉलोअर्स भी हैं। इतना ही नहीं, वो उनके साथ बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट भी करती है। जैसे कि वो अपने ब्लॉग में लिखती है कि मुझे एक बहुत बड़ी फूड राइटर ने डिनर पे इनवाइट किया और वहां पर मेरी मुलाकात एक बड़ी सेलिब्रिटी से होने जा रही है। अब आप ही गेस कीजिए कि वो सेलिब्रिटी कौन हो सकता है या कौन हो सकती है। इस तरह जूली उनमें उत्सुकता पैदा कर देती है। और फिर अभी काम वगैरह खत्म करने के बाद वो और एरिक बैठकर जूलिया के पुराने कुकिंग शो की वीडियोस देखते हैं। दोस्तों, असल में यही है रियल जूलिया। जूलिया की कुकिंग ही नहीं, उसकी हंसमुखता, फन लविंग नेचर, काम करते करते उसका चुटकुले सुनाना, ये सब कुछ उसके इस कुकिंग शो को काफी पॉपुलर बना दिया करता था। अब ये दोनों उस रिकॉर्डेड शो को काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। दूसरी ओर जूलिया को दिखाते हैं अपने साथियों के साथ। वो एक कुक बुक राइटर से मिलने जाती है, लेकिन वो बताती है कि मैंने भी एक बुक पब्लिश करना चाहा था लेकिन उस पब्लिशर ने मुझे धोखा दे दिया। तुम लोग भी सावधान रहना और ठीक से पूछताछ करके ही फिर अपने बुक को किसी पब्लिशर के हाथ में देना। अब जूलिया पॉल को ये सारी बातें बताती है तो वो जूलिया को एक बुरी खबर सुनाता है। दरअसल पॉल यहाँ 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आया था लेकिन किसी वजह से 8 ही महीनों में उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। जूलिया परेशान कि यार ये कैसे हो गया, क्योंकि अभी अभी वो फ्रांस में सेटल हुई है और इस जगह यहाँ की भाषा, फूड वगैरह को बहुत पसंद करने लगी है। और तो और अपने रेसिपी बुक को पब्लिश करने की भी उसने सोच के रखी हुई है। ऐसे में ये सारी चीजें छोड़कर कहीं और चले जाना उसको जरा ठीक नहीं लगता। और दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह की परेशानी जूली को भी होती है। उस फूड राइटर जिसने जूली को डिनर के लिए इनवाइट किया था और एक सेलिब्रिटी से मिलवाने का वादा किया था, वो कहती है कि फिलहाल वो डिनर कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वो किसी और प्रोजेक्ट में बिजी हो गए हैं। जूली ने तो अपने फैंस को ब्लॉग में बता दिया था कि वो इस तरह के डिनर में जाने वाली है और शायद वहां पर सेलिब्रिटी के तौर पर उसकी और फैंस की चहीती जूली आएगी। ये सारी चीजें उसने ब्लॉग में लिख दी थी, पर अब सब कुछ मिट्टी में मिल चुका। ये जानकर वो टेंशन में होती है कि अब अपने ब्लॉग में मैं क्या लिखूंगी, अपने फैंस को मैं क्या बताऊंगी। इसी बीच एरिक को लगता है कि जूली कुछ ज्यादा ही अपने ब्लॉग पर कंसंट्रेट कर रही है और एरिक के साथ वक्त नहीं बिता रही है। और तो और जूली अपनी जॉब भी ठीक से नहीं कर रही है। ये एरिक का विजन होता है। मतलब वो सोचता है कि हर वक्त ब्लॉग पर लगी रहती है ये। इस बारे में वो जूली से बात भी करता है और कहता है कि देखो, अगर किसी ने डिनर कैंसिल कर दिया तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है इसमें। तुम खुद भी टेंशन हो रही हो और मेरा भी सर खा रही हो। अब इस बात पर होना क्या था, दोनों के बीच थोड़ा गर्मा गर्म बहस भी हो जाती है। दोनों के बीच दरारें पैदा हो जाती हैं क्योंकि जूली इस कुकिंग ब्लॉग को एक पैशन के तौर पर कर रही है। बहुत देर बहस करने के बाद एरिक गुस्से में चला जाता है। दूसरी ओर जूलिया को दिखाते हैं। वो नए नए डिशेस तैयार करती है और पॉल उनकी फोटोज खींचता है जिन्हें जूलिया के उस रेसिपी बुक में प्रिंट किया जाएगा। फिलहाल तो वो एक डिश बना रही है जिसको बाद में 2002 में जूली ने काफी खराब बनाया था। 1949 में उसी डिश को जूलिया बना रही थी। जूलिया को फिलहाल तो इस बात का दुख है कि एक ही महीने में इनको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। वैसे जूलिया, सिमिका और सोफिया ने मिलकर ये रेसिपी बुक रेडी की थी, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा एफर्ट मारा था जूलिया ने, उसके बाद सिमिका और फिर सोफिया ने। सोफिया ने इस बुक के सिर्फ 1 या 2 रेसिपीज कंट्रीब्यूट किए थे। इसी वजह से जूलिया और सिमिका आपस में डिस्कस करती है कि देखो, जब ये बुक पब्लिश होगा तो रॉयल्टी में किसका कितना शेयर होगा। तो वो डिसाइड करती है कि सोफिया को 10% मिलना चाहिए, लेकिन सोफिया कहती है ये गलत है। हम सब ने मिलकर एक टीम की तरह इस बुक के लिए काम किया था, मुझे कम से कम 20% तो चाहिए ही। असल में सोफिया ने इस बुक के लिए उतना ज्यादा काम भी नहीं किया जितना वो बोल रही है। बाकी बचा फिलहाल के लिए 80%, जिसमें ज्यादातर जूलिया को और सिमिका को थोड़ा कम मिलेगा। वैसे दूसरी ओर दोस्तों, जूली परेशान होती है क्योंकि एरिक गुस्से में घर से गया था और सुबह तक घर नहीं लौटा। वो अपने ब्लॉग में लिखती है कि कल रात मेरे और एरिक के बीच झगड़ा हो गया था, वो घर छोड़कर चला गया। लेकिन 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 रुकिए, फिर वो उसको डिलीट भी कर देती है। नहीं यार, मैं इस तरह की अपनी पर्सनल बातें ब्लॉग में क्यों लिखूं। फिर वो ऑफिस जाती है तो उसका मैनेजर उसको काफी सुनाता भी है कि तुम्हें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की सारी बातें अपने ब्लॉग में लिखने का टाइम है, पर ऑफिस का काम करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अगर ब्लॉग ही जरूरी है तो यहाँ आकर हमारा टाइम वेस्ट क्यों करती हो, जाओ फुल टाइम ब्लॉग ही करती रहो। जूली और टेंशन हो जाती है और उदास होकर वो अपनी फ्रेंड एनाबेल के साथ बार में ड्रिंक करने जाती है। वहां पर वो एनाबेल को बताती है कि यार, मैं जूलिया की तरह बनना चाहती हूँ, हम दोनों की लाइफ भी लगभग एक जैसी है,
एक ही तरह की सिचुएशन से गुजरी है हम दोनों, लेकिन जूलिया ने कभी अपने पति पर गुस्सा नहीं किया, कभी पॉल से कड़वे शब्द नहीं बोले उसने। पॉल ने जूलिया को जितना सपोर्ट किया उतना ही सपोर्ट एरिक ने मुझे भी किया, लेकिन मैं ही हूँ जो महज एक ब्लॉग को लेकर एरिक से गुस्सा हो गई बताओ, और उसको इग्नोर करने लग गई। हाँ, जूलिया मेरी रोल मॉडल है, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ, लेकिन सच में मैं जूलिया की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे में कुछ बुराइयां भी है और मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये सारी बातें हमें उसके ब्लॉग में पढ़ने को मिलती हैं और तब पता चलता है कि 6 महीने बीत चुके हैं इस ब्लॉग को शुरू किए हुए और अभी तक 251 डिशेस बनाए जा चुके हैं। वो एरिक को कॉल करती है और मैसेज भी करती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। जूली दुखी हो जाती है और कुछ देर के बाद बाहर जाती है। तो जब वो लौट रही होती है ना, तो उसके सामने खड़ा होता है एरिक। वो कहता है कि अरे घर पर पकाया क्या है, बड़ी भूख लगी है यार। जूली कहती है घर पर तो कुछ भी नहीं बना, पर मैं तुम्हारे लिए भी खाना खरीद कर लेकर आती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगा आज तुम घर लौट आओगे। इस तरह बच्चों की तरह दोनों सुलह कर लेते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, जूलिया, सिमिका और इन दोनों की एक और फ्रेंड जिसका नाम एविस है, तीनों एक पब्लिशर से मिलने जाती है। वो कहते हैं कि आपकी बुक वैसे काफी अच्छी है और इसमें काफी इंटरेस्टिंग फ्रेंच डिशेस की रेसिपीज हैं और वो भी इंग्लिश में। हमें यकीन है कि अमेरिका में ये बुक काफी बिकेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इस बुक में 700 पेजेस हैं। अब इतने बड़े ग्रंथ को हम कैसे पब्लिश करेंगे? कुक बुक्स तो खासकर हाउसवाइफ्स खरीदती है ना, और ऐसे में 500 से भी ज्यादा रेसिपीज वाले इतने बड़े कुक बुक को कौन खरीदेगा? ये समस्या है। लेकिन हाँ, अगर ये रेसिपीज जरा आप शॉर्ट में लिख सकती हैं तो कम पेजेस में हम सारी रेसिपीज को पब्लिश कर पाएंगे। ये हो सकता है। ये बात जूलिया को पहले तो नहीं जचती, लेकिन क्या करें, इतने महीनों की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। ये सोचकर वो उन रेसिपीज को शॉर्ट में लिखने लग जाती है। दूसरी ओर दोस्तों, जूली के पास आ जाइए। वो सारे डिशेस बढ़िया तरीके से बना पाती है जो पहले उससे ठीक से बनते नहीं थे, और अब लगभग 340 दिन हो चुके हैं और उसका ब्लॉग सुपर हिट। एक मीडिया हाउस से कुछ लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पर आते हैं। जूली उन्हें बताती है कि जूलिया मेरी रोल मॉडल है। जब मैं किचन में कुकिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जूलिया मेरे साथ में है और वो मुझे अपनी सारी रेसिपीज सिखा रही है। वो लगभग मेरी इमेजिनरी फ्रेंड बन गई है। अब मेरे पास लगभग 15 दिन बचे हुए हैं और उन 15 दिनों में मुझे जूलिया के बाकी बचे 20 डिशेस बनाने हैं। फिर जूलिया के डिशेस बनाकर वो उन लोगों को भी परोसती है। अगले दिन दोस्तों, जूली ट्रेन में जा रही होती है तो पास बैठा एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसके फ्रंट पेज पर जूली की फोटो के साथ उसका इंटरव्यू छपा होता है। दूसरी पब्लिक जगहों पर भी लोग उसका इंटरव्यू पढ़ रहे होते हैं। तो जूली की खुशी बिल्कुल आसमान, सोचती है मैं फेमस हो रही हूँ। ऑफिस में भी उसको कॉल पे कॉल आया जाता है जिसमें उसकी वो फ्रेंड्स जो ऊंची पोजीशन पर है ना, वो सभी कॉल करके उसको बधाइयां देती हैं कि तुमने वो कर दिखाया जो हम में से कोई नहीं कर पाया। और इस पर जूली का सर थोड़ा आज गर्व से ऊंचा हो जाता है। घर पर भी अप्रिशिएशन मेल्स, लेटर्स वगैरह ढेरों आए होते हैं। एरिक तो कहता है कि आज तुम्हारे नाम इतने कॉल्स आए ना कि पूछो मत, पक गया हूँ मैं सुन सुनकर। हर एक कॉल का जवाब देते देते मेरा मुंह थक गया है पता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कई टीवी चैनल्स ने भी उसे इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया होता है। इस तरह से उसका पूरा दिन खुशियों से भरा होता है। लेकिन उस रात उसे एक जर्नलिस्ट का कॉल आता है। वो बताता है कि रिसेंटली जूलिया का 90 बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था और तब मैं उनका इंटरव्यू लेने गया। मैंने जूलिया को बताया कि आपसे इंस्पायर होकर एक औरत ने एक ब्लॉग शुरू किया है जो काफी हिट हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, मैंने पूछा। और तब जूलिया ने कहा कि रेसिपीज बनाओ तो खुद की बनाओ और उन्हें लिखो अपने ब्लॉग में। मेरी रेसिपीज को बना बनाकर उन्हें अपने ब्लॉग में लिखकर इस तरह नाम कमाना ठीक नहीं है। दोस्तों उसकी बातें सुनकर जूली का तो चेहरा ही मुरझा जाता है। वो जूलिया को अपनी इंस्पिरेशन मानकर इतना कुछ कर रही थी, लेकिन जूलिया उसके बारे में बताओ ये सोचती है और ये बात सच में उसके दिल पे लग जाती है। एरिक पूछता है क्या बात है? जूली कहती है कि जूलिया को मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं लगा और वो टूटकर रोने लग जाती है। और जिस तरह से जूली टूटकर रो रही है ना, उसी तरह 1949 में जूलिया फूट फूट कर रो रही थी। दरअसल अपने रेसिपी बुक को उसने शॉर्ट करके लिखा था, लेकिन इस बार भी उस पब्लिशर ने किसी वजह से बुक को रिजेक्ट कर दिया था। उसकी मेहनत को इस तरह बेकार जाते हुए पॉल से देखा नहीं जाता, तो वो उसे शांत करता है और एक सुझाव भी देता है कि सुनो, इस तरह बुक को पब्लिश करने के बजाय क्यों ना तुम टीवी पर कोई लाइव कुकिंग शो कर लो, मैं उसकी अरेंजमेंट कर सकता हूँ। एक बार शो हिट हो जाए तो ये सारे पब्लिशर्स खुद तुम्हारे पास आएंगे कि प्लीज हमारे लिए बुक लिखो। जूलिया को भी आइडिया काफी पसंद आता है। इसी बीच एविस दोस्तों अपनी पहचान के एक और पब्लिशर को जूलिया का बुक भेजती है। उसे पढ़कर वो काफी इंप्रेस हो जाता है क्योंकि इस बुक में जूलिया ने ऐसे ऐसे यूनिक डिशेस की रेसिपीज लिखी थी कि ये सभी को नई और इंटरेस्टिंग लगेंगी और हर किसी को इन डिशेस को बनाने के लिए इंस्पायर करेंगी। इतना ही नहीं, वो घर जाकर इन रेसिपीज को बनाकर भी देखती है। सबके सब बढ़िया बनते हैं। यहाँ तभी पॉल के ट्रांसफर की वजह से जूलिया को वापस अमेरिका लौटना पड़ता है और उनके घर का रिनोवेशन चल रहा होता है। जूलिया तो खासकर किचन पर ध्यान देती है। तब उसे मिलता है एक खत जिसमें उस पब्लिशर ने लिखा होता है कि मैंने आपका बुक पढ़ा और उसके कई डिशेस ट्राई भी किए। मुझे आपका बुक बहुत ही पसंद आया और मैं इसे पब्लिश करने को तैयार हूँ। पति पत्नी तो खुशी से झूमने लग जाते हैं कि आखिर इतने महीनों की इनकी मेहनत बेकार नहीं गई, आखिर सफलता मिल ही गई। प्रेजेंट में सीधे जूली को दिखाते हैं जो
तो बहुत ही दुखी है कि जूलिया को उसका ब्लॉग पसंद नहीं आया। बताओ, वो मुझे कॉपीकैट समझती है। एरिक कहता है मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें जूलिया ने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा ना, और मुझे तो लगता है कि शायद जूलिया ने तुम्हारा ब्लॉग पढ़ा भी नहीं होगा। वो तो उस जर्नलिस्ट ने न जाने उन्हें ब्लॉग के बारे में क्या क्या बताया होगा और जूलिया ने उस पर अपनी राय दी होगी। बस जूलिया को देखना, पता भी नहीं होगा कि तुम अपने ब्लॉग्स में क्या लिखती हो, और उनके बुक से नहीं उनकी लाइफ से भी तुम इंस्पायर होकर ये सब कर रही हो। उन्हें नहीं पता होगा जूलिया को। एक दिन देखना जब वो तुम्हारा ब्लॉग पढ़ेंगे ना तो उन्हें भी पसंद आएगा। अरे तुम खामखा दिल छोटा मत करो। जूली तो एकदम बच्ची ही बन जाती है, कहती है नहीं वो मुझे कभी पसंद नहीं करेंगी और ना ही मेरे ब्लॉग्स पढ़ेंगी। वो चाहे मुझसे नफरत करें लेकिन मेरे लिए तो वही हमेशा के लिए मेरी रोल मॉडल बनेंगी, पर मैं उनसे कभी नहीं मिलना चाहती। दूसरी ओर वो पब्लिशर दोस्तों जिसे जूलिया का बुक पसंद आया, वो अपने पब्लिशिंग हाउस के थ्रू जूलिया का बुक पब्लिश कर देती है और ये पब्लिशर आगे चलकर जूलिया के बुक्स की एडिटर भी बनी। और आज जूली के चैलेंज का है आखिरी दिन, यानी 365वां दिन, और आज वो जूलिया के बुक से अपना आखिरी डिश बनाने वाली है जो कि बतख से बनता है। जूली ने इसे लास्ट में रखा क्योंकि उसे ये बहुत ही मुश्किल डिश लगा था, इसीलिए वो आज जूलिया का वो पुराना कुकिंग वीडियो देखते हुए इस डिश को बनाना शुरू करती है। आखिर बनकर तैयार हो जाता है वो, और उसी डिश के साथ वो अपनी फ्रेंड्स को दावत देती है। वो अपने ब्लॉग में लिखती है कि मेरा यह सफर अगर पॉसिबल हुआ तो उसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मेरे पति एरिक को जाता है। अगर वो नहीं होता तो मैं अपने इस चैलेंज को कभी सफल नहीं बना पाती, और इस आखिरी डिश के साथ मेरा ये ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट खत्म होता है। जैसा मैंने खुद को चैलेंज किया था कि 365 दिनों में जूलिया के 524 यानी जूलिया के 524 डिशेस बनाकर उन्हें बनाने का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, वो मैंने पूरा कर दिया। यहाँ से सीधे अलग कट करके जूली और एरिक एक म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पर जूलिया के किचन का मॉडल बना के रखा होता है। ये अमेरिका में जूलिया के घर के किचन की तरह बना होता है। दोनों वहाँ पर फोटोज भी खिंचाते हैं। अगर जूलिया ने जूली के लिए वो सब नहीं कहा होता तो शायद जूली कैसे भी करके जूलिया से मिलने की कोशिश करती, लेकिन अब उसे जूलिया से मिलने का जरा भी मन नहीं करता। और इसी के साथ जूली एंड जूलिया नाम की दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। रुकिए जरा, इसके बाद 2004 में जूलिया की मृत्यु हुई थी और इन दोनों की कहानियों पर आधारित ये मूवी बनी 2009 में। और तो और जूली भी किसी रोग से पीड़ित हो गई थी और 2022 में 49 साल की उम्र में जूली की भी मृत्यु हो गई। वैसे इस मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।